कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेशनल असेंबली है, वो ये देखेगी कि जो किंग है वो अपनी पावर से निकलकर कोई भी बाहर फैसला ना ले, ठीक है, जितनी उसकी पावर है उतना ही फैसला ले, अपना दिमाग ना चलाए ज़्यादा, ठीक है। अब हम इस वाले टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं फ्रांस अबॉलिश। आई एम रियली सॉरी, इसको ना अबॉलिश कर लेना, जैसे आप प्रिंट, ये नोट्स का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जीपी लिंक करके होगा और उसके थोड़ा नीचे ही लिखा होगा हाउ टू डाउनलोड जीपी लिंक ऑन फोन, वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये इसको है ना जैसे ही प्रिंट करो उसके बाद इसको अबॉलिश कर लेना है। अब अबॉलिश है आपकी बुक में टॉपिक है ना, अबॉलिश लिखा हुआ, मैंने गलती से लिख दिया, फिर मैंने पीडीएफ भी बना ली, तो चेंज करना थोड़ा दिक्कत देगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप इसे कर लेना। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की का मतलब क्या होता है, फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया और इंडिपेंडेंट हो गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो पहले किंग था, फिर मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, और अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ये टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि मोनार्की कैसे हटा, जो किंग है वो कैसे हटा, और फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। ऑल्दो लुई 16 had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the Prussia। अब क्या हुआ, जो हमारा लुई 16 है, किंग है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया डर के मारे, आपको पता है इतने सारे दंगे हो रहे थे, डर के मारे उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, बट वो सीक्रेटली बातचीत कर रहा था प्रिंस ऑफ किंग ऑफ प्रूशिया से, ये साथ में ही है उसके कंट्री, फ्रांस के साथ में ही है प्रूशिया। उसने उससे ये बोला कि बॉस देखो अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करवा लिया गया मेरे से, और मेरी सारी की सारी पावर ले ली गई, अब मेरी हर चीज़ें चेक होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मैं फैसले लेता हूँ। प्रूशिया को उसने ये बोला कि अगर आपने मेरी पावर को दोबारा रिस्टोर नहीं किया ना, तो आपकी कंट्री के अंदर भी ऐसा ही होगा और लोग ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए पहले आपको मेरी पावर को रिस्टोर करवाना पड़ेगा। जो नेबर कंट्री थी वो भी डर गई थी डेवलपमेंट से, उनको लग रहा था यार जो उनके साथ, जो फ्रांस के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। एंड दे सेंड ट्रूप्स सिंस द समर 1789। और जैसे ही नेशनल असेंबली बनी थी ना, उसी टाइम से उन्होंने अपने ट्रूप्स, अपनी सेनाएं भेजना स्टार्ट कर दिया फ्रांस के अंदर कि भैया जो किंग है उसको दोबारा से बनाओ और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हटाओ। जब किंग से बात पूछी गई थी ना, ये नेशनल असेंबली ने पूछा किंग से कि आपने तो उनको कुछ नहीं बोला, किंग ने साफ मना कर दिया कि भैया मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली वोटेड, अब अगर कोई कंट्री पे अटैक कर रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा, तो नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये सिंबल दिख रहा होगा आपको, इसका कुछ नहीं कर सकता, बट टेंशन मतलब जब आप प्रिंट करोगे तो ये नहीं आएगा। नेशनल असेंबली ने वोट किया 1792 में और वॉर डिक्लेयर कर दी। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही साथ में थे और दोनों ही अपने सैनिक भेज रहे थे बार बार फ्रांस के अंदर। बहुत सारे फ्रांस के वॉलंटियर ने, लोगों ने आर्मी ज्वाइन करी, जो गरीब थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, ठीक है। और उन्होंने वो एक सॉन्ग, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए गए जिसका नाम था मर्सेल्स, ठीक है, मर्सेल्स, कंपोज बाय रॉजर डी लाइज। ये नाम याद रखना, ये आज अगर बात करें तो फ्रांस का ये नेशनल एंथम है, नाम भी याद रखना बंदे का, और उस जो हमारा नेशनल एंथम है उसका नाम भी याद रखना, ठीक है। चलो जी, अब जो वॉर थी वो ज़्यादातर, अभी मैंने क्या बताया, जो आर्मी थी उसके अंदर कौन से लोगों ने वॉलंटियर किया, ज़्यादातर गरीब लोगों ने, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी गरीब लोगों को ही आ रही थी। द वॉर ब्रॉट इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल और पुअर पीपल, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 गेव द पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब लोगों ने ये देखा, बॉस हम ही आर्मी में जा रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी हमारे लिए दिक्कतें बढ़ रही है और हमें तो पॉलिटिकली राइट भी नहीं है। आपको याद है ना एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, 25 साल से ऊपर जो 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स देते थे, तो यानी अमीर लोग ही तो हो गए। टैक्स जो 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स देता वो तो अमीर ही हो गया। तो उन्होंने बोला कि यार हमको तो, गरीबों को तो कोई राइट ही नहीं है, तो इसीलिए एक गरीबों ने अपना एक क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल क्लब एमर्ज। मोस्ट नोन क्लब वॉज जैकोबिन्स क्लब, सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था जैकोबिन्स क्लब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, मेरे को नहीं पता आप कैसे याद करोगे, बट ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैं ये जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा, वो जरूर देखना, ठीक है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए होंगे वो बताऊंगा मैं आपको। तो जैकोबिन्स क्लब का, सबसे पहले तो जैकोबिन्स क्लब है, तो उसका नाम किसके नाम पे पड़ा, उसका नाम पड़ा कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। ये इन पेरिस है, ठीक है, जैकोब इन पेरिस। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग जो
पूरी तरह से रिलीजियस लाइफ को दे दी जाती है। जैसे धर्मशाला नहीं होता पूरा, मतलब कोई वो नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है, आप रहो। धार्मिक बिल्डिंग थी वो उनके नाम पे, और बिल्डिंग का नाम था सेंट जैकोब, तो उनके नाम पे जैकोबिन्स क्लब का नाम पड़ गया। ठीक है, अब उस जैकोबिन्स क्लब में कौन कौन था? जैकोबिन्स क्लब में लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, मतलब गरीब लोग थे बोला जाए तो। स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन सच शू मेकर्स, ठीक है, वॉच मेकर्स, डेली वेज वर्कर, गरीब लोग थे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सारे के सारे गरीब लोग हैं। और लिखने आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैकोबिन्स क्लब, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अब सबसे मेन चीज, उसके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ मत कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्समिलियन रॉबिस्फेयर इसका नाम है। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो एक पैंट पहनते थे, स्ट्राइप्स वाली पैंट। ठीक है, वो स्ट्राइप पुराने जमाने वाली नहीं होती, स्ट्राइप्स वाली पैंट। दिखा देता हूँ फोटो, आप ये दिख रहा है, स्ट्राइप्स वाली पैंट पहनते थे। और ये जो पैंट है ये डॉक वर्कर भी पहनते थे। अबे डॉक वर्कर क्या होता है? जो वो शिप वगैरह में काम नहीं करते सामान उतारने चढ़ाने का, तो वो डॉक वर्कर होते हैं, उन्हीं की तरह ये पैंट पहनते थे। और है ना, इनको नी ब्रिचेस कहा जाता था। ठीक है, मतलब इनको सैन क्लोथ्स कहा जाता था। अब ये सैन क्लोथ्स होते कौन है? सैन क्लोथ्स वो होते हैं, सैन क्लोथ्स को अगर आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है पर्सन विदाउट अ नी ब्रिचेस, जिसके घुटने ना हो। अब देखो इस पिक्चर में आप देखोगे इसके घुटने दिखाई नहीं दे रहे, है ना, तो इसलिए इनको सैन क्लोथ्स भी कहा जाता था, जिनके घुटने दिखाई नहीं देते। ठीक है, और जो मैन होते थे वो एक रेड कलर की कैप पहनते थे, जो लिबर्टी को शो करते थे, लिबर्टी यानी आज़ादी को शो करता था। बट जो वुमेन थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, वो रेड कलर की कैप नहीं पहन सकती थी। देखो रेड नहीं है, किसी और कलर की स्ट्राइप्स वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको क्या लिखा था उसमें। हाँ जी, देखो सैन क्लोथ्स कहा जाता था, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेस, जिनके घुटने नहीं होते, क्योंकि उस पैंट में घुटने दिखाई नहीं देते थे इनके। इन एडिशन मैन वो रेड कैप टू सिंबलाइज्ड लिबर्टी, जो मैन थे वो रेड कलर की कैप पहनते थे, जो लिबर्टी को शो करता था, और वुमेन को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी। अब 1792 में क्या हुआ, जो जैकोबिन्स क्लब है जिसमें ज़्यादातर गरीब लोग थे, उन्होंने बोला कि ना हमको वोटिंग राइट, इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी हम झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, इन समर 1992 ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द फूड एंड हाई प्राइसेस ऑफ द फूड, मतलब ना फूड मिल रहा था और जो प्राइसेस हो रहे थे वो भी बढ़ रहे थे। दे अटैक द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज एंड किल्ड किंग्स गार्ड एंड हेल्ड किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर द सर्वलार। मतलब उसने क्या किया, जो लोग थे, कौन से लोग थे, जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे 1792 के समर में, क्या किया उन्होंने, अटैक कर दिया पैलेस पे, किंग के पैलेस पे, और किंग के गार्डों को मार दिया और किंग को बंदी बना के रख लिया अपने पास। ठीक है, ये वो वाला बंदी नहीं है, ये दूसरा बंदी है। ठीक है, खुश मत हो। तो अब क्या हुआ, लेटरली असेंबली वोटेड फॉर द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब क्या था, सारा जैकोबिन्स क्लब में सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, इसका सारा जिम्मेदार किंग है। तो अब क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वोट किया कि यार अब रॉयल फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, और इस बार जो वोटिंग राइट था वो 25 साल से नहीं, 21 साल से ऊपर हर आदमी को, यानी चाहे वो 3 दिन की वजह पर टैक्स देता हो ना, सब 21 साल से ऊपर सब आदमी को वोट देने की आज़ादी थी। और वोटिंग हुई। ठीक है, और कुछ लोगों को चुना गया उस वोटिंग में। ठीक है, उन लोगों को जो चुना गया था, इलेक्शन वर हेल्ड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन, उनको कन्वेंशन बोला गया। और क्या हुआ, जो मोनार्की थी वो बिल्कुल अबॉलिश हो गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। कब? 21 सितंबर 1792। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि फ्रांस को रिपब्लिक कब डिक्लेयर कर दिया, 21 सितंबर 1792 को डिक्लेयर किया था। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया था? कन्वेंशन ने डिक्लेयर किया था, जिसको लोगों ने चुना था। और वो लोग जो वोट देने वाले थे वो 21 साल से ऊपर कोई भी वोट दे सकता था। सॉरी, 21 साल से ऊपर मैन को वोट देने का राइट था। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रांस पूरी तरह रिपब्लिक हो गया। तो अगले ही साल यानी कुछ दिनों बाद, सितंबर है ना, सितंबर 1792, अब 21 जनवरी 1793 में जो हमारा किंग था उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, डेला कॉन्कर्ड मतलब एक जगह का नाम है, चार्ज ऑफ ट्रेजन का मतलब होता है बिट्रेयल ऑफ द वंस कंट्री, यानी अपनी ही कंट्री के साथ उसने धोखाधड़ी करी थी, इसलिए उसको सूली पे टांग दिया। ठीक है, तो समझ आ गया, यहाँ उसे चढ़ा दिया। और सेम चीज करी गई क्वीन के साथ भी, क्वीन को भी लटका दिया गया।
ठीक है। तो यानी कि अब बिल्कुल ही खत्म हो गया राजा रानी वाला सिस्टम, और अब सिर्फ एक था कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ओ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन था और नेशनल असेंबली आज कन्वेंशन जिसे आप बोल सकते हो, पूरे की पूरी पावर लोगों के हाथ में थी। बट जो ये सारा का सारा करवाया था, अभी मैंने क्या कहा था, ये सारा का सारा किसने कराया था, ये जैकोबीन्स क्लब ने करवाया था। तो इसीलिए अब पावर जो थी वो जैकोबीन्स क्लब के हाथ में चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजन ऑफ टेरर। अब क्या हुआ था द पीरियड, अब पहले तो आपको क्वेश्चन आता है कि रीजन ऑफ टेरर किस टाइम को कहा जाता है। 1793 से 1794 के टाइम को फ्रांस के अंदर रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर था जैकोबिन्स क्लब का, उसने अपनी तरीके से पॉलिसी निकाल दी लोगों को कंट्रोल और पनिशमेंट देने की। उसने क्या किया, जितने भी क्लर्गी नोबल, जो सारे के सारे लोग थे ना, जो चाहते थे कि यार किंग वापस आ जाए या दूसरा किंग लेकर आओ, उन सबको उसने लटका दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको लटका दिया, ठीक है। इवन ही ऑर्डर टू किल हिज ओन पार्टी मेंबर हु डू नॉट एग्री विद हिम, मतलब जो पार्टी के मेंबर, उसकी पार्टी के मेंबर जो उससे एग्री नहीं करते थे, उन्होंने रॉबेस्पियर ने उसको भी लटका दिया। रॉबेस्पियर फॉलो द पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली दैट इवन द सपोर्टर टर्न्ड अगेंस्ट हिम। वो इतनी बुरी तरीके से अपनी पॉलिसी लगाता था, स्ट्रिक्टली पॉलिसी लगाता था कि जिसके सपोर्टर थे ना, वो अब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और फाइनली क्या हुआ, कोर्ट ने जजमेंट सुनाया जुलाई 1794 को कि भैया जो हमारा क्या नाम है उसका, वो है ना रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो कर रहा है बुरे काम, उसको लटका दो। उसको गिलोटीन कर दिया गया जुलाई 1794 में, ठीक है, मर गया वो भी। अब पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा ये रॉबेस्पियर था ना, उसने स्ट्रिक्टनेस पता है क्या लाई, उसने स्ट्रिक्टनेस ये लाई कि अब जो सर मैडम कोई नहीं बोलेगा, अगर वो वुमेन हुई तो उसको आप मैडम नहीं, आपको सिटोइन बोलोगे, और अगर वो मैन हुआ तो उसको सर नहीं सिटोयन बोलोगे, ठीक है। ये भी एक रूल लेकर आया था। अब है ना, फ्रांस के लोगों को समझ आ चुका था, बॉस अगर एक बंदे के हाथ में पावर रही ना तो वो कल्याण ही करेगा, हमारी गुद्दियाँ ही नापेगा और कुछ नहीं करेगा। जब लुई 16 के हाथ में पावर थी, अकेला बंदा था, तब भी वो हमारे पे बुरा कर रहा था हमारे साथ। और जब रॉबेस्पियर के पास पावर आई, जो कि एक गरीब था, गरीब से उठकर ही बना था, बट उसने भी बुरा किया लोगों के साथ, मारना स्टार्ट कर दिया फालतू में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फ्रांस के लोगों ने सोचा कि अब एक डिक्टेटरी रूल आना चाहिए। अब डिक्टेटरी रूल क्या है, अ डिक्टेटरी रूल फॉलो डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल। अभी डायरेक्टरी रूल क्या है, आफ्टर द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई थी, जैकोबिन्स क्लब की गवर्नमेंट गिर गई थी, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच प्रोवाइडेड द टू लेजिस्लेचर काउंसिल एंड द डायरेक्टरी टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन हैंड। जैसे ही जैकोबिन्स गवर्नमेंट गिरी ना, वैसे ही क्या किया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, और उसमें टू लेजिस्लेचर काउंसिल देखो, और एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। बट होता क्या था, ये जो डायरेक्टरी है और लेजिस्लेचर, और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एक बंदे के हाथ में ना रह पाए पावर, कंसंट्रेशन इन वन हैंड। अगर मान लो सारी की सारी पावर डायरेक्टरी को दे दी जाती तो वही हाल होता जो रॉबेस्पियर या हमारे किंग के टाइम पे हुआ था। तो इसलिए दो लेजिस्लेचर काउंसिल और एक डायरेक्टरी बनाई गई, ठीक है। बट दिक्कत ये थी, जो डायरेक्टरी है और जो दो लेजिस्लेचर काउंसिल है, ये आपस में लड़ते रहते थे, हर इशू को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने। एक बंदा था, एक किंग, एक जनरल बोल सकते हो आप, आर्मी का लीडर, जो कुछ भी बोल सकते हो। उस बंदे ने क्या किया, फ्रांस पर अब कब्जा कर लिया। 1796 है ये, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी 6 है, 1796, क्योंकि 1791 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नेशनल असेंबली बनी थी, तो 1796 है, ठीक है। तो अब 1796 में उसने जैसे ही डायरेक्टरी रूल वगैरह हटा, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो कब तक रहा था, वो 1815 तक रहा था। चलो वो आगे मैं बताऊंगा। ही वॉज द ग्रेट जनरल, बहुत अच्छा जनरल था वो। उसने अपनी पावर से अपने आस पड़ोस के बहुत सारे स्टेट को कवर करके, मतलब उस पे टेक ओवर कर कॉन्कर कर उसको फ्रांस का हिस्सा बना दिया था। 1804 में उसने अपना ताज पहना, यानी वो पहले तो सिर्फ नॉर्मली रूल करता था, बट फिर वो किंग ही बन गया फ्रांस का। बट वो बुरा नहीं था इतना भी, उसने कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे उसने
राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता था। पहले क्या होता था, जो भी ज़मीन होती थी ना वो सारी की सारी किंग के अंडर होती थी लुई 16 के टाइम पे, बट इसने ऐसा नहीं किया। वो कह रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, अपनी ज़मीन रख सकते हो। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर अडॉप्टेड। मतलब पहले क्या होता था, फ्रांस के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट मेजर होते थे, यानी कहीं पर 1 किलो को 990 ग्राम माना जाता था, कहीं 1 किलो को 1000 ग्राम माना जाता था, कहीं पर 1 किलो को 800 ग्राम माना जाता था। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया वेट मेजर की कि भैया 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम ही होंगे। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। चाहे कोई मंत्री बुरा काम करे, चाहे कोई मिलिट्री ऑफिसर बुरा काम करे, चाहे कोई नॉर्मल लोग बुरा काम करे, सजा एकदम सेफ दी जाएगी। बट जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट था वो भी 1815 में हार गया, ठीक है। किससे हारा ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो ये याद इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू नाम की लड़ाई हुई थी 1815 के अंदर, वो वहां पर हार गया था, ठीक है। चलो अब है ना, हम पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। पहले तो हम ये देखेंगे यार, अभी तक हमने देखा एक्टिव सिटीजन के बारे में। 25 साल से ऊपर सारे के सारे मैन जो 3 दिन की वेजेस के इक्वल वोट देते हैं, ठीक है। जब किंग को मारने की बात आई, जब किंग को सूली चढ़ाने की बात आई थी, तब भी 21 साल से ऊपर सब आदमियों को वोट देने की परमिशन थी, बट वुमेन को तो कोई परमिशन ही नहीं थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब ये देखेंगे क्या वुमेन ने भी कोई रेवोल्यूशन किया या नहीं किया, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इवेंट विच ब्रॉट चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। मतलब जो हमारी औरतें थी, जो वुमेन्स थी, उन्होंने भी फ्रांस में हर रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट लिया, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर चेंज आया। दे होप दैट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए भी कुछ अच्छा काम करेगी, वुमेन के लिए भी कुछ अच्छा काम करेगी। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं वुमेन की कंडीशन की, कि वुमेन की कंडीशन कैसी थी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दे वर्कड एज द सीमस्ट्रेस, मतलब वो जो सिलने वाले होते हैं ना, कपड़ा सिलने वाली सीमस्ट्रेस, एंड द लॉन्ड्री ड्रेसेस, मतलब लॉन्ड्रेसेस का मतलब वो जो कपड़े धोने वाली, सोल्ड फ्लावर्स, ठीक है, एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्परस पीपल। मतलब प्रॉस्परस जो पीपल होते थे उनके लिए वो उनके घर पे भी डोमेस्टिक सर्वेंट का काम वाम करते थे, ठीक है, फीमेल्स। मोस्ट वुमेन्स डिड नॉट हैव एक्सेस ऑफ एजुकेशन। बहुत सारी वुमेन्स को जो थर्ड पीजेंट वगैरह की होती थी, थर्ड स्टेट से होती थी, उनको पढ़ाई करने का भी एक्सेस नहीं मिला, एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं था, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था। ओनली डॉटर ऑफ वेल्थियर मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैड एक्सेस ऑफ एजुकेशन। मतलब जो अमीर वुमेन्स होती थी उन्हीं को पढ़ने का राइट्स होता था, उन्हीं को पढ़ाया जाता था। द वेजेस वर लोअर देन द वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। मतलब जो वेजेस, अगर मान लो कोई सेम काम करता है, औरत भी 4 किलो, मतलब 4 किलो क्या 1 दिन पूरा काम करती है, और वो मैन भी 1 दिन पूरा काम करता है, तो मैन को 100 रुपये दिए जाते थे और वुमेन को 75। अगर वुमेन सेम काम करे तब भी उनको कमी वेजेस दी जाती थी, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यानी वो वेजिटेबल वगैरह, ये सर्वेंट वगैरह में काम करते थे वुमेन, कंडीशन अच्छी नहीं थी, और उनको पढ़ाई का, एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं था, सिर्फ अमीर औरतों को था एजुकेशन का एक्सेस, और उनकी जो वेजेस थी वो इक्वल देन मैन नहीं होती थी, कम होती थी हमेशा उनसे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कस देयर वॉइस एंड द इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। वुमेन को लगा यार हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, हमने रेवोल्यूशन करके नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, ठीक है, बट हमारे लिए कोई राइट ही नहीं दिए गए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया, अपने क्लब्स और अपने न्यूज़पेपर बनाए, ठीक है। जैसे जिसमें से सबसे मशहूर है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये 2 हैं, बहुत फेमस है, नाम आ सकता है आपको, क्योंकि 2 ही लिखे हुए हैं बुक के अंदर फीमेल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक हमें कितने क्लब समझ आए, एक तो हमारे जैकोबिन्स क्लब समझ आया, एक ये सोशलिस्ट वाला द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। अब क्या था, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स, अब उनकी डिमांड भी सुन लेते हैं। उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी कि पॉलिटिकल राइट दिए जाए उनको भी, जैसे कि मैन को दिए गए, यानी मैन को भी वोटिंग राइट दिया है ना, तो वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दो, ठीक है। बट वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू अ पैसिव सिटीजन। बट 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उनको निराशा हुई, क्योंकि उनको वोटिंग राइट दिए ही नहीं गए थे, किसी भी वुमेन को, अमीर हो गरीब हो, किसी भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, ठीक है, मैन को दिए गए थे, ठीक है। इन अर्ली ईयर्स, मतलब जैसे ही 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो स्टार्टिंग में आने के बाद
कुछ अच्छा काम किया था गवर्नमेंट ने, बट अभी भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए थे। क्या अच्छा काम किया था? स्कूलिंग वगैरह करी थी। अब जो फादर है, देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर टू फोर्स देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल, मतलब उनकी मतलब अगर उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी शादी नहीं करना चाहती इस बंदे से, तो नहीं करवा सकता। डाइवोर्स को लीगल कर दिया। अब जो मैन वुमेन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता था। पहले सिर्फ मैन ही अप्लाई कर सकते थे डाइवोर्स के लिए, फिर वुमेन के लिए भी अप्लाई कर, और जो वुमेन था उनको जॉब ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। यानी वुमेन के लिए भी अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। बट पॉलिटिकल एंड द इक्वल वेजेस राइट वर ऑलवेज डिनाइड। बट उनको इक्वल वेजेस की जब बात आती थी और जब पॉलिटिकल राइट की बात आती थी तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, उनको ना इक्वल वेजेस का राइट दिया जाता था और ना ही उनकी ये बात सुनी जाती थी कि उनको वोटिंग राइट भी दो। ठीक है, और इक्वल वेजेस ये दोनों ही नहीं दी जाती थी। तो एक मैडम थी, ठीक है, एक लेडी थी जिनका नाम था, एमिनेंट राइटर थी, बहुत अच्छी राइटर थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, मतलब यही पॉलिटिकल के आंदोलन करती थी। ओलंपे दे गोगस, इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था। ठीक है, बहुत सारे, जितने भी आप यूट्यूब चैनल देखोगे ना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको क्लियरली बात बताता हूँ, वो ये टॉपिक समझाएंगे ही नहीं और ये बताएंगे नहीं कि मैडम कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के आ रखा था एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इन्होंने अपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन। याद है ना आपको, 1791 के बाद एक राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन करके एक डिक्लेरेशन आया था, तो उसने उनको अपोज किया और उन्होंने बोला, उन्होंने ड्राफ्ट किया द राइट फॉर द वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने कहा भैया मैन के है तो वुमेन के भी बनाओ। इसी चक्कर में उनको 1793 में गिलोटीन कर दिया गया, 2 नवंबर 1793 को। क्यों? क्योंकि वो वुमेन के राइट के लिए लड़ रही थी। बट जो रेवोल्यूशन था वो जारी रहा और एंड में जाकर 1946 में वुमेन्स को भी इक्वल वेजेस और पॉलिटिकल राइट मिल गए। देखो यार, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आई होप